नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन सरकार के राष्ट्रपति के साथ आज वडोदरा में करेंगे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमए के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। आपदा के असर और खतरों को कम करने जैसे सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता मैनिफेस्टो को लेकर आपस में भिड़े। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन तक वायनाड में करेंगी प्रचार। और जापान के संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की हार। छोटे दलों के पास सरकार की चाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। भारत में अलग अलग स्थानों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के राष्ट्रपति के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी व रख रखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। अब वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C-295। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। सोमवार को दोनों देशों के प्रमुख मिलेंगे। स्पेन के राष्ट्रपति के लिए बड़ौदा को विशेष तौर पर सजाया गया है। बड़ौदा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में गुजरात वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का स्वागत करेंगे। दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। रोड शो और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुख भारत और स्पेन के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के साथ देश विदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। वडोदरा से नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज सुबह वडोदरा पहुंच गए, जहां उनका स्वागत विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने किया। सांचेज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वडोदरा में आज प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो सांचेज के बीच द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है।
भारत और स्पेन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में स्पेन की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और नई गति मिली है। सांचेज की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के बाद अमरेली पहुंचेंगे, जहां वे तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। पीपीपी मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक जल संरक्षित कर सकेगा। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन गुजरात के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर बने भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से ये जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर पानी ही संरक्षित कर पाता था, लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के आसपास के कुएं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये विजन है, टूरिज्म को डेवलप करो, गांव को डेवलप करो और फार्मर को मजबूत करो, छोटे छोटे लोगों को कैसे फायदा होगा। तो ये एरिया में बहुत लैंड पड़ी है और इधर बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। गिर तो नज़दीक में है, सोमनाथ भी नज़दीक में, जूनागढ़ भी नज़दीक में है। ये जो अहमदाबाद से के, बड़ौदा से के, दिल्ली से कोई भी आता है तो ये रास्ते बीच में आता ही है, तो इधर से लेके गिर तक टूरिज्म डेवलप होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाएं और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं जो लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अमरेली में भी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो स्टेट डिवीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं, उसमें भी बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ आगने वाले 5-6 साल में अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा एक कायाकल्प दिखेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली जिले के अंतर्गत जल आपूर्ति विभाग की 700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसका सीधा फायदा बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिलों के 36 शहरों और 1298 गांवों के 67 लाख से अधिक लोगों को पहुंचेगा। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि ढोलकिया फाउंडेशन के साथ पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार किया गया, यानी भारत माता सरोवर, जो न सिर्फ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 1 वर्ष तक बारिश नहीं भी हो तब भी यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, अमरेली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस का मुख्य विषय व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और देश भर से आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख हितधारक हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार आपदा जोखिम कम करने और आपदाओं का प्रभाव घटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के 10 सूत्री एजेंडे के तहत सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन महाराष्ट्र के 4 क्षेत्रों मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण से हटकर विदर्भ में गठबंधन सहयोगियों और छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है।
यहाँ की लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वाली है, जिसके लिए दोनों के बीच कशमकश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर विदर्भ क्षेत्र पर है। इस इलाके में प्रदेश की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि जो विदर्भ जीतता है वही राज्य पर राज करता है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की नजर इस इलाके पर है। भाजपा को उम्मीद है कि 2 मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर, 4 चरणीय यातायात व्यवस्था, समृद्धि मार्ग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमृत मिशन, लाडली बहन योजना जैसे कार्यों की बदौलत सभी सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। किसानों को बिजली बिल माफ होनी चाहिए, वो हमने कर दिया है। हम किसानों के खेत में जाने वाले रास्ते हैं वो अच्छे करने हैं। किसानों को फ्री बिजली देना है, किसानों को सोलर पंप देने हैं। विदर्भ में भी हम अच्छा काम करेंगे। हार्ट टू हार्ट और मैन टू मैन हम घर घर जाएंगे, जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे। डबल इंजन सरकार ही अपने महाराष्ट्र का भला कर सकती है, जनता को समझाएंगे। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ की साकोली सीट और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुडथे पाटिल को मैदान में उतारा है। अमरावती से सुनील देशमुख को उतारा गया है। कांग्रेस भाजपा पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। वो मुनगंटीवार और फडणवीस ने गला के नस फटने तक की चिल्लाई थी कि अलग विदर्भ हो, कांग्रेस ने लूट लिया विदर्भ को, न्याय नहीं दिया। ये सब झूठ है। ये कोई पैकेज वाकेज से गुमराह करने की बात है। मराठवाड़ा को पैकेज दिया था 1.5 साल पहले 50,000 करोड़ का, 1 रुपया भी नहीं मिला। विदर्भ में 2 प्रमुख समुदाय कुनबी और तेली दोनों ही ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। वो चुनाव परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए कुनबी, दलित, मुस्लिमों पर बढ़त हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा तेली, बंजारों के साथ साथ अन्य छोटे समूहों के बीच अपना आधार मजबूत कर रही है, जिससे क्षेत्र में ओबीसी बनाम ओबीसी की स्थिति बन गई है। गौरतलब है कि विदर्भ क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 15, शिवसेना को 4, कांग्रेस को 29, एनसीपी शरद पवार को 5, शिवसेना यूबीटी को 8 और 1 सीट पर अन्य को बढ़त हासिल है। विदर्भ के किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता की चाबी इन किसानों के पास है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है और उसके सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी भी खींचतान के दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में मुंबई में उनकी पार्टी के नेता जितेंद्र अवहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की किताब को लेकर हाथापाई हो गई। लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के मोहभंग के संकेत साफ होते नजर आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में सहयोगी दलों के साथ सीटों के टकराव को उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव के महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के दावे ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर उसके सहयोगी दलों में धीरे धीरे उत्साह कम होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के बाद अब पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी जता दिया कि उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। उन्होंने ताकीद की कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें, अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अबू आजमी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर अपनी मंशा साफ कर दी।
इस पर तिलमिलाए अबू आजमी ने साफ किया कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वह पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस अब मामले को शांत करने में जुटी हुई है। We are trying to carry all the secular parties together, but every party cannot be given so much of seats. So Samajwadi Party is also a part of the alliance. We will try to give them the seats which they deserve. कांग्रेस के लिए बीते दिनों में राजनीतिक माहौल कुछ उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंदी पर थे, लेकिन हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों को उस पर हावी होने का मौका मिल गया है। मुंबई से सुशील शेलार के साथ दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के चुनावी रण में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में आज कई पार्टियों के दिग्गजों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा। वहीं बाकी बची सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1.29 करोड़ और पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख हैं। तो झारखंड का चुनावी रण, जिसमें दूसरे चरण के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को चुना था। बिहार में उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दांव खेला है। राजद प्रमुख लालू यादव ने बाहुबली और पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और उनकी पत्नी हिना शहाब को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि ये दाव राजद पर उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इसे लेकर एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अब लोगों को पुराना लालू राज याद दिला रही है। बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इन 4 सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए एनडीए और महागठबंधन अपने अपने स्तर से जोर लगा रही है। इस बीच राजद ने बड़ा दांव खेल दिया है। राजद प्रमुख लालू यादव ने पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और उनकी पत्नी हिना शहाब को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने खुद हरी टोपी पहनाकर ओसामा शहाब का पार्टी में स्वागत किया। हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। उपचुनाव से पहले राजद का ये दांव अब उनके लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। इसको लेकर एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद अपराधियों की पार्टी है। अपराधी और भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव का कहना है 20 साल से बिहार की जनता लालू को हरा रही है और अगले 5 साल भी हराएगी। राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। ओसामा शहाब और हिना शहाब के राजद में शामिल होने से एक बार फिर बीजेपी को लालू राज याद दिलाने का मौका मिल गया है। बीजेपी 2005 से पहले बिहार में अपराध और अपहरण उद्योग को याद दिला रही है। बड़ी बात यह है कि करीब 3 महीने पहले तक ओसामा शहाब मारपीट और गोलाबारी के एक मामले में जेल में बंद थे। ये जो एमवाई समीकरण उन्होंने बनाया है, उसमें यादव नेता अगर ढूंढने की बात होती है तो वो हरियाणा से ढूंढ करके लाते हैं, और मुस्लिम नेता ढूंढने की बात होती है तो पुनः उसी परिवार से ढूंढ करके लाते हैं जिस परिवार के मुखिया ने पूरे बिहार में आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार की,
और पूरे बिहार में जिसे अपराधियों के नेता के रूप में जाना जाता। बता दें कि इससे पहले ओसामा शहाब राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा मीडिया के सामने बोलने से बचते दिखे। बार बार तेजस्वी यादव ने उन्हें कुछ बोलने के लिए कहा, लेकिन वह शांत रहे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश की रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने केदारनाथ से आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल केदारनाथ से बीजेपी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक शैला रानी यावत के निधन के कारण रिक्त हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों से लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्य निष्ठा की संस्कृति, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति है। इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस दिन दुनिया भर में आयुर्वेद को लेकर कार्यक्रम होंगे। इस साल आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। 29 तारीख को दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव जी। सर, क्या तैयारियां हैं 29 तारीख को लेकर और इस बार आयुर्वेद दिवस में क्या खास रहने वाला है? 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके हाथों से और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 यहाँ पर बनाया गया है, लगभग 55,000 स्क्वायर मीटर का जो बना हुआ है, उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। ये बारी जो हमारा आयुर्वेद का जो थीम है वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। ये थीम लेके हम ये साल हमारा आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं। आयुर्वेद का लोहा इस समय दुनिया मान रहा है और खासकर भारत ने जिस तरीके से काम किया है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आपको लगता है इस तरीके से लगातार सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, भविष्य आयुर्वेद का बहुत सुनहरा है? जब से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 2014 में ही यहाँ पर आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जो कि पहले नहीं थी। 2014 के पहले इसका जो बजट था वो 250 करोड़ से भी कम था, लेकिन आज की स्थिति में 2024 में इसका बजट लगभग 3,400 करोड़ के पास वहाँ पर पहुँच गया है। जो हमने आयुष वीज़ा निकाला है उसके तहत हजारों लोग बाहर के देश से हमारे देश में आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए भी आ रहे हैं। तो आयुर्वेद एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और जिसको लेकर भारत सरकार लगातार काम करते हुए नजर आ रही है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आर्थिक तौर पर भी इसमें भारत को फायदा हो रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दीपावली का त्यौहार आने ही वाला है। ऐसे में राजधानी नई दिल्ली के मार्केट पे सुरक्षा को लेकर पुलिस चाक चौबंद हो गई है। हाल ही में रोहिणी में हुए धमाके के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है।
हमने मचान मोर्चे स्थापित करे हैं, पेट्रोलिंग मार्केट्स में बढ़ाई है। अब क्योंकि त्यौहार में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो कुछ एक मार्केट्स है जैसे तिलक नगर मार्केट में भी आप देख रहे होंगे, तो जो मेन एक्सेस पॉइंट्स है उन पे बैरिकेडिंग करके और व्हीकल्स की मूवमेंट अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट करी है। जो अंदर शॉपिंग करने आने वाले लोग हैं, एक तो वो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको टकराने का वाहनों से वो खतरा नहीं है, और दूसरा भीड़ कम होने से हम चेकिंग अच्छी तरह से करवा पा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा के सत्तारूढ़ गठबंधन का रविवार को संसद के निचले सदन के चुनाव में बहुमत उन्होंने खो दिया है। इससे अगली सरकार के गठन और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जूनियर गठबंधन महासहयोगी कोमितो ने संसद के निचले सदन में 209 सीटें जीती हैं। बता दें कि जापान की द्विसदनीय संसद में निचला सदन बहुत ताकतवर है। हालांकि बहुमत खोने का मतलब सरकार में बदलाव नहीं है, लेकिन नतीजों के कारण इशिवा के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को संसद में पारित कराना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें तीसरा गठबंधन सहयोगी तलाशना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले इशिवा ने अपने पूर्ववर्ती फूमियो किशिदा द्वारा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कदमों के कारण जनता में उपजे आक्रोश को शांत करने में विफल रहने के बाद समर्थन जुटाने की उम्मीद में तुरंत चुनाव का आदेश दिया था। और आपको बता दें कि जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारी पराजय के साथ खोया है संसदीय बहुमत। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अब अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 259 रन बनाने के बाद भारतीय टीम को 47.1 ओवर में 183 रन पर समेट दिया। इस मैच की मुख्य हीरो न्यूजीलैंड टीम के कप्तान सोफी डिवाइन रही, जिन्होंने अर्धशतक लगाकर पहले अपनी टीम को संकट से उबारा और गेंदबाजी में भी उन्होंने भारत को 3 अहम झटके दिए, जिसमें जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और अंत में राधा यादव का विकेट शामिल था। हालांकि ये मैच राधा यादव के लिए भी उतना ही यादगार रहेगा। राधा यादव ने 4 विकेट चटकाने के साथ 48 रनों की जुझारू पारी खेली। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। दोनों टीम के लिए अब 29 अक्टूबर को खेला जाने वाला तीसरा वनडे मुकाबला अहम होगा। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार पारी खेलते हुए 89 रन बनाए। भारत की ओर से राधा यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।